दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कंटेंट समझा देता हूं कि क्या क्या आप ये वीडियो में देख पाएंगे ताकि आप आपके हिसाब से देख पाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ प्लान आप किस तरह से कर पाएंगे एक बाली ट्रिप को। उसके साथ बताऊंगा कि आप बजट कितना सेट कर पाएंगे और कितना दिन के लिए बाली ट्रिप पे कितना बजट चाहिए होगा, आप उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। उसके साथ बताऊंगा फ्लाइट होटल बुकिंग कहाँ से करें, कहाँ से आपको बेस्ट डील मिलेगा, किस तरह से बुक करें। एडिशनली आप कहाँ पे स्टे करें बाली में, अगर आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो डेली आइटिनरी करेंगे बाली में वो किस तरह से आप सेट कर पाएंगे, कहाँ से बुक कर पाएंगे। साथ ही वीज़ा ऑन अराइवल एंड जो ई वीज़ा है उसका डिफरेंस समझा है, किस तरह से अप्लाई करना है समझा है। एंड आपको बताया है कि आप शॉपिंग करना है तो किस तरह से बाली में कहाँ से कर पाएंगे। साथ ही आप अगर रेंट लेना चाहते हैं स्कूटी, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इन डिटेल्स बताया गया है। एडिशनली एक टोल गेट जानकारी आपको मिस नहीं करना है, वो बिल्कुल ही देखना है। और उसके साथ ही मैं आपको बताया है अगर आप पासपोर्ट कैरी करके लेके जा रहे हैं घूमने टाइम तो कहाँ कहाँ पे आपको लेके जाना है, कहाँ कहाँ पे आप पासपोर्ट अवॉइड करें। उसके साथ ही आप अगर सिम कार्ड ले रहे हैं कौन सा सिम कार्ड बेस्ट नेटवर्क के लिए आपको लेना है। उसके साथ साथ बताया है कि करेंसी बाली में क्या है, कितना करेंसी आपको लेके जाना है। साथ ही आपको बताया है कि इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं बाली में ट्रैवल करने के लिए, अगर चाहिए कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बताया गया है कुछ फूड एडिशनल गाइड्स जो कि आपको हेल्प करेगा वहाँ पे फूड चूज करने में। टाइम जोन क्या है, किस तरह से आप मोबाइल में टाइम जोन सेट कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है, सब कुछ जानकारी दिया गया है। साथ ही आपको मेरा जो अल्टीमेट 8 डेज का बाली आइटिनरी है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड कुछ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है ताकि अगर आप बाली जा रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आराम से घूम के वापस आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी। मेरा नाम अन्वेष। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बाली जाने वाले हैं या बाली जाने की प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपने सही चुना है क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको कंप्लीटली दूंगा वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। बाली जाके आया हूँ, मेरा 8 डेज का ट्रिप था जो कि मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस किया। मैं ऑलमोस्ट दोस्तों यूट्यूब पे 100+ वीडियोस देख चुका था ऑलमोस्ट पास्ट 2 मंथ्स में। तो दोस्तों इतना रिसर्च मैं इसलिए किया था क्योंकि मेरा खुद का प्लान था, मैं कोई दूसरे पैकेज वगैरह नहीं लिया था। जो भी आइटिनरी वगैरह बना रहा था, जो भी प्लान में बनाया था वो मेरा खुद का जो इंटरेस्ट था, खुद के रिसर्च के ऊपर मैं बना रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट 100+ यूट्यूब वीडियोज़ देखा, गूगल रिव्यूज़ पढ़ा, गूगल पे बहुत सारे जो डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ा, तो बहुत सारे चीज़ देखने के बाद मैं मेरा प्लान बनाया एंड वो अच्छे से मैंने एग्जीक्यूट किया। फिर भी दोस्तों मैंने कुछ मिस आउट कर दिया था और मैं ये सोचता था कि बाली में काश मैं इतना रिसर्च जो किया था, काश मैं इतना जो वीडियोस देखा था, कहीं ना कहीं वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो थोड़ा यूज़फुल हो जाता। डायरेक्टली मैं वहाँ पे वो डिफ़िकल्टी जो भी मैंने इशू फेस किया मैं अवॉइड कर सकता था अगर वो मैं पास्ट में कहीं वीडियोस कोई यूट्यूबर बता दिया होता। ठीक है, तो इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको ऑलमोस्ट सारे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप बाली सर्च करेंगे तो लाखों वीडियोस आपके सामने आ जाएगा एंड मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के सामने, लेकिन ऐसा भी कुछ शेयर करूँगा जो कि कॉमन है एंड आप ज़रूर फेस करेंगे बाली जाने के बाद। और दोस्तों आप फेस नहीं करते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो देखने के बाद। एंड बाली अगर आप जाके आएंगे तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा जो मैं बताया आपको सेम डिफ़िकल्टी सेम इशू फेस किए कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बनाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही वीडियो बना लेता हूं ताकि सारे इन्फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में दे पाऊं।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे जगह पे डिफरेंट मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो फरवरी टू अक्टूबर है, आप बोल सकते हैं सितंबर, लेकिन अक्टूबर भी चलेगा। मैं अक्टूबर में गया था, मुझे कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। क्राउड भी थोड़ा इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, लेस भी नहीं बोल सकता, ठीक ठाक ही था। उसके साथ साथ दोस्तों बारिश में एक बार फेस किया था, वो भी लाइट बारिश था आप बोल सकते हैं, इतना हैवी बारिश नहीं था कि मेरा ट्रिप ख़राब हो जाए। तो अक्टूबर तक आप जा सकते हैं, लेकिन नवंबर के बाद वो बारिश शुरू हो जाता है। तो क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे 2 सीजन्स रहता है, एक समर एक है रेन, ठीक। आपको 2 सीजन्स पे जाना है। फरवरी टू अक्टूबर बेस्ट टाइम रहता है, लेकिन जून जुलाई मोस्ट आपको बहुत सारे वीडियोस पे मिलेगा कि आप जून जुलाई में जाए। जून जुलाई दोस्तों आपका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई रहता है उस टाइम, फ्लाइट वगैरह की बहुत ही वो पीक टाइम रहता है टूरिस्ट का। ऑस्ट्रियंस हो गया, इंडियंस हो गया, बहुत सारे कंट्री से उसी टाइम पे जाते हैं। तो जो होटल प्राइस है, वो फूड प्राइस है, हर डे का ट्रिप है, फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो सारे हाई रहता है। तो जून जुलाई अवॉइड कर लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों वीकेंड ट्रैवल मत कीजिएगा। वीकेंड का जो प्राइस है मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि वीकेंड अगर आप सैटरडे संडे प्लान कर रहे हैं फ्लाइट बुकिंग करने की, तो आप एक बार चेक कर ले कि जो वर्किंग डे है वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। फ्लाइट के लिए आप स्काई स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, या दोस्तों डिफरेंट साइट है, जो भी आपको अच्छा डील दे, जो आपको अच्छा कूपन दे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक टिप दूंगा, आप राउंड ट्रिप एक साथ मत कीजिएगा। मान लीजिए आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राउंड ट्रिप यानी कि 4 टिकट एक साथ बुक मत कीजिएगा, क्योंकि एक कूपन रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गोवा वीवो का एक कूपन है जो कि 5000 10% अप टू 5000 देगा। तो अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं, मान लीजिए आपका 80,000 का कुछ कॉस्ट आ गया राउंड ट्रिप का, तो आपको वो 5000 मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप 40,000 का भी बुकिंग करते हैं तो आपको 5000 मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, आप 2 बार बुकिंग करेंगे, या फिर डिफरेंट अकाउंट से बुक कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हैं, लेकिन राउंड ट्रिप मत कीजिएगा। एक 2 टिकट कर रहे हैं तो एक जाने का कीजिए, वो बुकिंग कंफर्म हो गया, फिर आने का कीजिए, वो बुकिंग कीजिए। इस तरह से 2 बुकिंग कीजिए, एक जाने का एक आने का, और उस पर बेस्ट डील कौन से प्लेटफॉर्म दे रहा है, स्काई स्कैनर चेक कीजिए, गोवा वीवो चेक कीजिए, मेक माई ट्रिप, जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का आपको पता होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या कार्ड्स ऑफर चल रहा है, वो सारे क्या कूपन्स चल रहा है, कूपन्स पे ऑनलाइन चेक कर लीजिए। बहुत सारे चेक करके आप ऑलमोस्ट 10,000 तक सेव कर सकते हैं अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके फ़्लाइट बुकिंग करते हैं। एक बार दोस्तों आपका फ़्लाइट बुकिंग हो गया तो आप एक बजट सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अगर बजट सेट करने के बाद अगर आप फ्लाइट करेंगे, फ्लाइट तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको करना ही करना है, और कोई डिफरेंट ऑप्शन नहीं है, तो और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, फ्लाइट बुकिंग करने के बाद एक बजट सेट कीजिए। जो आपका 50 to 60% बजट है वो आपका फ्लाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बजट होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मिनिमम 7 to 8 डेज वहाँ पे स्टे करने के लिए 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख to 2 लाख तक आप मान के चलिए वो स्पेंड आप हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपका जो प्लान कर रहे हैं डेज। जैसे कि मान लीजिए 500 पे भी आपको रूम मिलेगा, आपको 5000 में भी मिलेगा, 10,000 में भी मिलेगा, 15,000, आप कौन सा पर डे ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि भाई 1.5 लाख तक खर्चा आएगा, आप 5-5 हज़ार का रूम ले लिए तो आपका ही 8 दिन का वहीं पे खर्चा हो गया, बहुत आपका 30-40%। ऐसा नहीं करना है। आपको एक मिनिमम बजट जो आपको बताओ जो डिसेंट स्टे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत हॉस्टल स्टे के लिए बता रहा हूँ। जो कि मैंने स्टे किया था मैं आपको बताता हूँ 2.11 लाख ऑलमोस्ट मेरा 11 या 2,15,00,000 तक मेरा खर्चा गया था। तो मैं एक डिसेंट स्टे किया था, ऐसा नहीं कि मैं ख़राब में स्टे करके, मैं काफ़ी लग्जरी स्टे करके आया हूँ। तो अगर आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा कि आप किस तरह से स्टे कर सकते हैं। एंड मैं आपको मेरा आइटिनरी भी शेयर करूँगा आगे, तो वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप कीजिए। एक बार दोस्तों आप बजट सेट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दिया कि कितना बजट आपको आएगा। फ़्लाइट तो आपको 40-50-60% तक ले जाएगा। डिपेंड करता है कि फ़्लाइट आप कब बुक कर रहे हैं। तो आप ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आप 5-6 मंथ पहले कर लीजिएगा तो आपको 20,000 तक का सेव हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए अगले मंथ जा रहे हैं, इस मंथ बुकिंग कर रहे हैं, ओबियसली वो ज़्यादा आएगा। तो उस हिसाब से वेरी करता है। तो आप डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं।
आप ऐसा कीजिए, जब आपका प्लान बन ही रहा है एक बार डेट कंफर्म कर लीजिए। पहला आपका काम रहेगा कि डेट कंफर्म करना। एक बार डेट कंफर्म हो जाए तो तुरंत ही फ़्लाइट को बुकिंग कर लीजिएगा। अगर आप 5 to 10 मंथ्स का आगे बुकिंग कर रहे हैं तो एक फ्लेक्सी बुकिंग आता है जो कि 500, 1000 या 2000 का कुछ आता है, वो ले लेना। क्योंकि आपको नहीं पता कि 5 मंथ्स के बाद, 10 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद वो सिचुएशन में आपका क्या होगा, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है तो फ़्लाइट कैंसिल भी करना पड़ सकता है। तो उस केस में आप एक बिग जो लॉस है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। फ्लेक्सी छोटा सा अमाउंट देके वो लेके रखिएगा ताकि आप रीशेड्यूल कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 मंथ के बाद जा रहे हैं, 20 डेज़ के बाद, 30 डेज़ के बाद जा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, वो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप श्योर है कि 30 डेज़ के बाद जाना ही है, क्योंकि वो आप ले सकते हैं, फ्लेक्सी जो डील है वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ड्यूरेशन के जो डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, जो मान लीजिए 7-8 मंथ बाद कर रहे हैं, तो वो मैं सजेशन दूंगा कि एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि बड़ा आप जो कैंसिलेशन चार्जेस से अवॉइड कर सकते हैं, वो बचत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फ़्लाइट हो गया, बजट सेट कर लिए, उसके बाद आपको होटल बुकिंग करना है। ठीक है, होटल बुकिंग आप कर सकते हैं Agoda या booking.com इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल नोन प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। आप मेक माई ट्रिप वगैरह, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है, लेकिन कुछ जगह पे आपको एक इंटरनेशनल ही जो डील है वो सही मिलेगा। एक इंटरनेशनल नोन जो कंपनी से वो booking.com या Agoda है, वो सारे चीज़ दोस्तों आपको सही डील दे देंगे एंड कैंसिलेशन भी आपको मिल जाएगा कि 1 डे बिफोर ऐसा आप कैंसिल कर सकते। वो एक आप उनके प्लेटफॉर्म देख लेना, वहाँ पे भी कूपन्स वगैरह है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं Agoda यूज़ किया था होटल बुकिंग के लिए। एंड Agoda से आप बुक कर सकते हैं होटल, जो फ्लाइट जो एयरपोर्ट टू आपका होटल ट्रांसफ़र भी आप Agoda से बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आगे जाके वीडियो में कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो होटल ट्रांसफ़र, इंटर होटल ट्रांसफ़र या आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। और एक दोस्तों मैं मिस कर लिया, कौन से फ़्लाइट आपको बुक करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फ़्लाइट आपको बुक करना है, आपको पता होगा विस्तारा न्यू दिल्ली से एंड इंडिगो बैंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली अगस्त से शुरू हो चुका है। तो अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। कॉस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा 5-10 हज़ार ज़्यादा आएगा, लेकिन वो आप ले सकते हैं। को 7 आवर्स का जर्नी रहता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो इंडिगो में प्रीफर किया था एंड मुझे इतना कंफर्टेबल जर्नी नहीं लगा था, क्योंकि वो एयरबस वाला जो सीट्स रहता है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डोमेस्टिक फील देगा, इंटरनेशनल फील नहीं देगा वो फ़्लाइट। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट का फील लेना है तो आप मलेशिया या सिंगापुर देके जा सकते हैं। यहाँ पे और एक टिप दूंगा, एक आप इशू फेस कर सकते हैं ट्रांजिट वीज़ा का। अगर आप मलेशिया या सिंगापुर या कौन से भी कंट्री देके जा रहे हैं जहाँ पे एक 1 स्टॉप रहता है आपका या ड्यूरेशन रहता है लेओवर का, तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन कि वहाँ पे कोई ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं ज़रूरी है, किस तरह से कोई एक्स्ट्रा वीज़ा तो नहीं लगेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो चले तो जाते हैं मलेशिया, सिंगापुर, कोई दूसरे कंट्री देके, लेकिन वहाँ पे वो वीज़ा लगता है जो कि वो पहले अप्लाई नहीं करते हैं, फंस जाते हैं, या फिर उनका फ़्लाइट मिस हो जाता है, या फिर उनको भी भेज सकते हैं इंडिया। ठीक है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप ट्रांजिट वीज़ा एक बार चेक कर लेना अगर आप 1 स्टॉप जा रहे हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कहाँ पे स्टे करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो पार्टी वगैरह, थोड़ा सा जो हैपनिंग प्लेस है वो मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको शांत जो एनवायरनमेंट है वो चाहिए, आपको थोड़ा नेचर पसंद है, तो आप उबुड चूज़ कर सकते हैं जो कि सेंट्रल वाली में आता है, सेंटर में आता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पार्टी टाइप पसंद है, एरिया या पब्स वगैरह पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, या फिर आप लेट नाइट तक पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, तो आप साउथ वाली का कूटा या सेमिनाक चूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। काफ़ी क्राउड, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे स्टे करते हैं एंड आपको एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक भी पड़ेगा वो। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़ा नेचर पसंद है, वाटरफॉल पसंद है, आपको शांत एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप सेंट्रल जो बाली है वो उबुड जा सकते हैं। ये 2 मोस्ट प्लेस है जो कि बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। बाकी ईस्ट वगैरह आप घूमने के लिए जा सकते हैं,
हैं, लेकिन स्टे मत कीजिएगा, ठीक है। ये 2 जगह पे आप स्टे कीजिएगा। जो कि मैं आपको और एक जानकारी दे दूंगा कि आप अगर बुक कर रहे हैं तो 2-3 होटल बुक करें। एक होटल में पूरा आपका 8 डेज़ का प्लान मत कीजिएगा। मान लीजिए आप 4 डेज़ या 5 डेज़ आप कुटा में रुक रहे हैं, तो आप एक बार 2 दिन 3 दिन के लिए आप सेंट्रल वाली जो आप उबुड जा सकते हैं, वहाँ पे स्टे कर लीजिएगा। पहले आप उबुड जा रहे हैं तो लास्ट डेज़ आप कुटा सेमिनाक में रह सकते हैं, क्योंकि वो नज़दीक आता है। डिपेंड करता है कि आपका जो आइटिनरी है, आपका जो पर डे एक्टिविटी है, वो किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं। आपका ज़्यादा पार्टी वगैरह इंक्लूडेड है या ज़्यादा वाटरफॉल वगैरह इंक्लूडेड है, ज़्यादा नेचर वगैरह देखने का इंक्लूडेड है, वो आप इस हिसाब से आपका आइटिनरी प्लान कर लेगा कहाँ पे आपको स्टे करना है। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के लिए आप उबुड चूज़ कीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी वेराइटी ऑप्शंस मिलेगा। वहाँ पे आपको प्राइवेट पूल भी मिल सकता है एंड काफ़ी अच्छे होटल विला वगैरह मिलेगा काफ़ी सही डील में, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। अगर आप कपल या हनीमून ट्रिप कर रहे हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। आप वो लास्ट में या शुरुआत में वो कर सकते हैं, उबुड में आप जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको मसाज वगैरह लेना है तो आप मसाज तो हर जगह पे ले सकते हैं। एवरी 100 मीटर आपको 2-3 शॉप्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन बिग शॉप्स जाना थोड़ा स्कैम होने से बच सकते हैं। छोटा मोटा आप शॉप मत चले जाना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 60 मिनट पैसे के लिए डील हुआ था, 60 मिनट का आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको 90 मिनट ज़बरदस्ती करा के ज़बरदस्ती भी लूट सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा आपको मसाज के टाइम भी बोलेंगे कि आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा शॉप आप में जाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। एंड अगर आप मसाज कर रहे हैं तो हर जगह पे मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एक बार ले रहे हैं तो उबुड में लीजिएगा। अगर आप 2-3 बार ले रहे हैं तो डिफरेंट लोकेशन पर आप ले सकते हैं, लेकिन उबुड में एक बार जरूर लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा मसाज के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। एंड अच्छा डील में भी मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन अच्छे से आपको करेंगे, अच्छा आपको फील होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप आइटिनरी प्लान कर रहे हैं पर डे एक्टिविटी, तो आपको मान लीजिए आप साउथ बाली का एक टूर प्लान कर रहे हैं, ईस्ट बाली का एक टूर प्लान कर रहे हो, उबुड का एक पर डे टूर प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप डायरेक्टली उनका जो गोज है क्या ग्रैब कैब तो बुक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली आ जाएगा, ज़्यादा जगह आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको सही डील मिल जाएगा अगर आप क्लूक या फिर गेट योर गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कूपन्स वगैरह सही मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप आपके जो आइटिनरी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, वो इंक्लूडेड है कि नहीं। मैंने पर्सनली गेट योर गाइड एंड क्लूक यूज़ किया था काफ़ी जगह पे, जहाँ मैं ऑलरेडी बुक करके गया था इंडिया से, तो काफ़ी सही डील मुझे मिल गया था। एंड वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि फॉलोअप करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करना, वो अपने एंड से कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपको 24 आवर बिफोर कि आपका कल बुकिंग है। ये सब कुछ पूरा परफेक्टली होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ही फॉलोअप करना है। अगर आप पर डे बुकिंग लेते हैं क्लूक या गेट योर गाइड से, तो आपको ड्राइवर डिटेल्स इमीडिएटली भेज दिया जाएगा आपका बुकिंग से पहले। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप जरूर एक्टिवेट कर, इंटरनेट यूज़ करके रखिएगा, क्योंकि सारे जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप पे होगा। कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई ये नहीं, सारे जो होगा वो डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज में होगा। आप अगर कुछ ड्राइवर को बताना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ड्राइवर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो व्हाट्सएप में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होगा। गेट योर गाइड एंड क्लूक दोनों बेस्ट एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल करके रखिएगा एंड पहले से बुकिंग करके जाइएगा। अगर मान लीजिए आप जो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गरुड़ विष्णु एक पार्क है, अगर वो जा रहे हैं उसका भी दोस्तों टिकट है, वो भी आप क्लूक से बुक कर सकते हैं। गेट योर गाइड आप प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा, जहाँ पे अच्छा डील मिल रहा है वो आप बुक कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आप लंबे जो क्यू लाइन वगैरह रहता है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आप बुक करके जाइएगा पहले से ही, ठीक है। अब दोस्तों इतना जानकारी के बाद मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट है वो आपका वीज़ा। वीज़ा आपको पता होगा पहले जो इंडोनेशिया का था वो इंडियंस के लिए फ्री था, लेकिन अभी दोस्तों कुछ सालों से वो अभी पेड हो चुका है। आपको ऑलमोस्ट 5 लाख IDR देना पड़ेगा, जो कि आपको 2800 समथिंग आएगा अगर आप पे करते हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो टाइप का है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो आपको कौन सा प्रिपेयर करना है? बहुत सारे वीडियो पे देखने को मिलता है कि आप ऑनलाइन पे करके भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेकंड टाइम फिर से मांगा जाएगा, तो 2 बार चार्ज हो जाएगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। मैं खुद से ई वीज़ा लेके गया था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ई वीज़ा इसके अंदर भी है। मैं आपको दिखा दूंगा कि ई वीज़ा दिखता कैसा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों ई वीज़ा अप्लाई कर लेना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता ई वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो आप जा सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि जो इंडोनेशिया का ई वीज़ा है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपको ई वीज़ा अप्लाई कर लेना है। पेमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर दोस्तों थोड़ा 2-3 हज़ार ज़्यादा होता तो मैं आपको बता देता कि नहीं, आप ऑन अराइवल चले जाइए, वहाँ पे एयरपोर्ट में कर लेना, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको लंबा क्यों भरेंगे, क्यों लाइन पे रहेंगे, वो आप जाएंगे पे करेंगे, कुछ दिक्कत होगा, ये फ़ोटो नहीं होगा, वो नहीं, इतना दोस्तों दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही कर लीजिए, सिंपल प्रोसेस से एक फ़ोटो लीजिए आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि फेस शॉट होना चाहिए आपका कंप्लीटली। वहाँ पे भी साइड पे आपको दिख जाएगा किस तरह से फेस होना चाहिए वीज़ा का। अगर आपको फ़ोटो चाहिए, कोई भी स्टूडियो में चले जाइए, नॉर्मल सा एक इंडोनेशिया वीज़ा बोल दीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए साइज़ वगैरह क्या है। आप वहाँ से जाके एक वीज़ा का जो फ़ोटो है वो ले आइए, उसका सॉफ्ट कॉपी ले आइए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन जाने की सोच रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए जो पासपोर्ट के हिसाब से जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट के साथ साथ दोस्तों आपके पास एक फ़ोटो भी होना चाहिए वीज़ा के लिए। लेकिन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी जो आपका फ़ोटो है वो ले लीजिए, उनके साइट पे जाके अपलोड कीजिए। आपका जो रिटर्न टिकट है वो अपलोड कीजिए, जाने का टिकट है, होटल कहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं वो डिटेल्स दीजिए, आपका वीज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट आपको विदिन 10 to 15 मिनट्स ही वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ डिटेल्स भरिए आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कस्टम डिक्लेरेशन। कस्टम डिक्लेरेशन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीज़ा ऑनलाइन ले लेते हैं, कस्टम डिक्लेरेशन जाके वहाँ पे करते हैं। ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसका भी साइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। 24-48 आवर्स पहले जाके आपके पास कितना बैग है पहले मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 बैग भर के दे दिए हैं, बाद में 5 बैग लेके जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि चेकिंग इतना नहीं होता वहाँ पे, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देना बेटर रहेगा। आपको क्या करना है, 24 to 48 आवर्स पहले आपको जो पैकिंग वगैरह हो गया तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन ऑनलाइन ही कर लेना है। वहाँ पे जाके वो वहाँ पे थोड़ा सा वो भी सिंपल है, कितना डॉलर आप लेके जा रहे हैं, कितना बैग है, कितना पर्सन है, क्या किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारे चीज़ दोस्तों आपको डाल के कस्टम डिक्लेरेशन कर लेना है। वहाँ पे आपको एक QR कोड जनरेट हो जाएगा सबमिट के बाद। वो QR कोड को आप मोबाइल पे सेव करके रखिएगा, वो आपको काम आएगा एयरपोर्ट एग्जिट के टाइम, या दोस्तों आप प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, वो कस्टम डिक्लेरेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको सजेस्ट करूँगा कि कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि शॉपिंग कहाँ पे कर सकते हैं। शॉपिंग दोस्तों वहाँ पे आपको कृष्णा ओले ओले नाम का एक, जैसे कि आप इंडिया में डी मार्ट, स्मार्ट पॉइंट बोल सकते हैं, उस टाइप का एक बिग शोरूम मिल जाएगा कृष्णा ओले ओले बोल के। ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उनका डिफरेंट ब्रांचेस रहता है डिफरेंट लोकेशन पे, तो आप आपके नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, गूगल मैप में मिल जाएगा, वो आप जा सकते हैं, बेस्ट डील मिल जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इतना भी लो कॉस्ट है, लेकिन इतना भी हाई प्राइस नहीं मिलेगा। मैं दोस्तों कंपेयर करके आया हूँ, जो मार्केट प्राइस है आपको एक चीज़ खरीदने के लिए लंबी बार्गेनिंग करना पड़ेगा। आपको इतना चार्ज करेंगे, कोई छोटा सा चीज़ के लिए आपको 5 लाख 10 लाख ऐसे बोलेंगे, लेकिन 50,000 में भी वो एग्री कर जाएंगे अगर आप बार्गेन करते हैं। तो इस तरह से बार्गेनिंग होता है वहाँ पे लोकल शॉप्स में। लेकिन अगर आप वो कृष्णा ओले ओले जाते हैं, वो ऑनलाइन रहता है, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं चलता, वहाँ पे प्राइस टैग मिलेगा। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे, कोका कोला भी आप लेंगे, स्प्राइट भी लेंगे, वाटर बॉटल भी लेंगे, कोई आपको 8,000 बोलेगा, कोई आपको 25,000 बोलेगा, 35,000 बोलेगा। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको वो लेना है ड्रिंक्स वगैरह, तो आप उनका जो पॉइंट है वो उनका एम मार्ट बोल के एक है, इस तरह से दोस्तों अल्फा मार्ट है,
वो दोस्तों आप स्मार्ट पॉइंट टाइप का छोटा छोटा बोल सकते हैं, वो आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप कोका कोला वगैरह बॉटल वगैरह जो आपका जो ड्रिंक्स वगैरह है वो लेके जाइए, वो सही डील मिलेगा। 80,000 यानी कि 45 रुपीज़ 40 रुपीज़ इस तरह से मिलेगा। लेकिन सेम दोस्तों अगर आप लोकल शॉप जहाँ पे बिल वगैरह नहीं मिलता वहाँ पे जाके करेंगे तो आपको 200-300 ऐसा चार्ज किया जाएगा, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप वो अवॉइड कर सकते हैं। अल्फा पॉइंट्स, एम पॉइंट जा सकते हैं, एम मार्ट जा सकते हैं छोटा छोटा ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। या दोस्तों अगर आप बिग जो फैमिली मेम्बर्स के लिए थोड़ा शॉपिंग करना चाहते हैं, उनका जो कारीगरी है वो आप लेना चाहते हैं, उनका जो लोकल का जो चीज़ है वो लेना चाहते हैं फैमिली के लिए, जो आई लव बाली वगैरह रहता है, मैग्नेट, बहुत सारे चीज़, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब चीज़ दोस्तों आपको बाली का एक ही शॉप में मिल जाएगा, कृष्णा ओले ओले। वो आप जा सकते हैं। प्राइस रहेगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, आप ले सकते हैं कि नहीं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आपको किसी से बात करना की ज़रूरत नहीं है, बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस फिट हो रहा है, आप ले सकते हैं, अच्छा लग रहा है, ले सकते हैं। काफ़ी बिग शोरूम है, 3rd 4th फ्लोर तक कैसे जाता है, तो आप डिफरेंट कैटेगरी का होता है ईच फ्लोर, तो आप जा सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने पर्सनली कृष्णा ओले ओले से शॉपिंग किया था। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्कूटी किस तरह से रेंट कर सकते हैं। स्कूटी दोस्तों आपको डिफरेंट जगह पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ईच स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट आप जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको बंदा मिल जाएंगे कि स्कूटी चाहिए, इस तरह से ऑफर करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक अच्छे वाला जाना है, कोई भी शॉप जहाँ पे थोड़ा ब्रांड, आप कोई किसी भी लोकल गाय से मत लीजिएगा। कोई ऑफर कर रहा है स्कूटी चाहिए, उसके साथ मत चलिएगा। आप अगर होटल में स्टे करें, होटल वालों से बात कर सकते हैं। बहुत सारे होटल का खुद का रहता है, पार्टनर्स रहता है, या खुद का भी सर्विस रहता है, वो आपको स्कूटी दे देंगे, सेम प्राइस में देंगे। ऐसा नहीं कि वो लोकल वाला आपको कम प्राइस में दे देगा। प्राइस दोस्तों वैरी करता है, आप कितना दिन के लिए लेते हैं। अगर आप 5 to 6 डेज के लिए रेंट कर रहे हैं तो आपको कम प्राइस में आएगा, 300 में भी मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 1 डे के लिए, 2 डेज के लिए ले रहे हैं तो आपको 500 का मिलेगा। इस तरह से वो भी बार्गेनिंग होता है। आप एक बार होटल वालों से चेक कर सकते हैं, या फिर एक बिग शॉप जो होता है, जो उनका बड़ा शॉप होता है, वहाँ से लीजिएगा एंड वो सही डील होगा। अगर दोस्तों वो पासपोर्ट मांगते हैं, ओरिजिनल बिल्कुल नहीं देना है, कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट नहीं करना है अगर आप स्कूटी रेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो प्राइस है वही देना है, जितने दिन के लिए है वही देना है। % दोस्तों नहीं पूछते हैं, 10% आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने कुछ शॉप्स पे चार्ट किया था व्हाट्सएप पे, वो मुझे बोले थे कि 5 लाख सबमिट करके जाए, ₹90 ऑलमोस्ट सबमिट करके जाइएगा, ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कर लीजिएगा, स्कूटी आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का टिप दे देता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। काफ़ी इजी प्रोसेस है। अगर आपको वो प्रोसेस जानना है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस टॉपिक पर लेके आऊँगा। इस टॉपिक पे सारे डिटेल्स में बताऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इंटरनल ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली प्लान करें, आपके पास इंटरनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई भी जो 7-8 हज़ार चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट वगैरह, आपको मिल जाएगा। ड्राइवर्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, बहुत सारे चीज़ दोस्तों। आप वो मैं नहीं बोलता कि वो स्कैम्स है, लेकिन दोस्तों कोई भी ज़रूरी नहीं है आप 7-8 हज़ार स्पेंड करके एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाए, वो भी 1 साल 2 साल का वैलिडिटी के साथ। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ रखिएगा, ओरिजिनल वाला, तो उतना ही काफ़ी है। कोई भी अगर आप रेंट ले रहे हैं वो आपको पूछेंगे नहीं कि आपके पास है कि नहीं। मुझे भी नहीं पूछा गया था। मैं उबुड में भी 1 दिन का एंड कुट्टा में 2 दिन का स्कूटी रेंट किया था बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे। बस मुझे पूछे थे कि आप सेफ ड्राइव कर लेते हो कि नहीं, हेलमेट पहन के चलाना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, इतना ही काफ़ी है। तो बहुत सारे चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक रूल्स ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 100% इंडिया जैसा ही है। लेफ्ट साइड चलते हैं, जो सिग्नल वगैरह आपको पता होगा अगर आप ड्राइव कर लेते हैं। तो बहुत सारे चीज़ दोस्तों आपको सही से फॉलो करना है। पुलिस वगैरह मुझे इतना तो 1-2 बार ही मैंने देखा था, वो भी नॉर्मल वाला, कोई ऐसा चेकिंग वेकिंग में है तो 8 दिन स्टे में नहीं देखा था, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे क्या स्टाटस है, ठीक है। ऐसे गलत जगह पे पार्किंग मत कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आप अवॉइड करके बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे भी स्कूटी रेंट पे लेके चला सकते हो, वरना हैवी फाइन भी डाल सकते हैं वो लोग अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल्स ब्रेक करते हैं।
उसके बाद एक ज़रूरी जानकारी देता हूँ टोल की इन्फॉर्मेशन, जो कि मुझे कई और पास्ट वीडियोस में नहीं मिला था, मुझे जाने के बाद खुद से पता चला था वहाँ पे। तो टोल गेट वहाँ पे डिफरेंट रहता है, वो आपको क्रेडिट कार्ड कैश वगैरह पेमेंट नहीं लेते हैं। कुछ टोल में दोस्तों आपको कोई लोग भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बस एक जाएंगे आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस देखने सुनने को मिल जाएगा कि इतना पैसा कटेगा, लेकिन दोस्तों आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा, जो कि मेरे केस में हुआ था। मैं स्कूटी लेके चला तो गया था, टोल गेट आ गया, वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं मिला जो कि हेल्प कर पाए। मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ, मैं कैश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक फ़नी सिचुएशन हो गया था मेरे साथ कि वो मुझे पता नहीं था कि किस तरह से वार करता है। एंड पास्ट में मुझे कोई यूट्यूबर ने या कोई वीडियो में ये जानकारी नहीं दिया था कि किस तरह से यूज़ किया जाता है टोल। एंड मैं जब जा रहा था मुझे भी ये दिमाग में नहीं आया कि टोल भी आ सकते हैं उस रूट में, वो मैं चेक करने के लिए भी भूल गया था। तो टोल अचानक आ गया, तो टोल भी आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हेवी फाइन डाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक उनका बालिका जो लोकल एक लड़की थी जो कि मेरे पीछे स्कूटी में आई उसी टाइम, तो वो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर लिया, तो मैं वहाँ से निकल आया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एंड वहाँ पे एक टोल भी मैं टोल फेस किया था वहाँ पे, और एक टोल में एक बंदा था सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे 100 के यानी कि 1 लाख चार्ज किया, जो कि ऑलमोस्ट 550 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़ में। तो वो आप कैलकुलेट कर लेना, वो थोड़ा वेरी करता है इंडियन रुपीज़। तो वो ऑलमोस्ट चार्ज किया गया। एंड एक स्पेशल कार्ड मिला, क्योंकि वो मुझे बोला आपके पास स्पेशल कार्ड नहीं है, आप टोल यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशल कार्ड क्या होता है मुझे कोई पहले से जानकारी नहीं थी, तो स्पेशल कार्ड मेरे पास नहीं था। तो स्पेशल कार्ड के लिए वो मुझे से चार्ज किया एंड वो स्पेशल कार्ड दिया, वो यूज़ करके मैं टोल एग्ज़िट किया। लेकिन उसके बाद वो कम ही अमाउंट का होता है, वो मैं एक ड्राइवर को दे दिया, क्योंकि बाद में मुझे इंडिया में तो काम आने वाला नहीं था एंड वो मैं कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता था, ओनली टोल में यूज़ होता था। वो मैं एक लोकल ड्राइवर को दे के आ गया, जो कि मेरा फ्रेंड भी बन चुका था वहाँ पे बाली में। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, जो स्पेशल कार्ड है बाद में मुझे पता चला वो आपको लोकल मार्ट में, जो मैं बताया जो लोकल मार्ट्स वगैरह होता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। स्पेशल कार्ड है लोकल जो शॉप्स है वहाँ पे पूछ सकते हैं कहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप रेंट ले रहे हैं, आपके रूट में कोई टोल आ रहा है कि नहीं, वो एक बार पहले चेक कर लेना। अगर टोल आ रहा है तो वो स्पेशल कार्ड कैरी करके जाना, क्योंकि आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल कार्ड आपको लेना है अगर आप रेंट ले रहे हैं। अगर आप टोल पास करने की कोशिश करें, अगर आपके रूट में आप लोकल उसी एरिया में घूम रहे हैं वहाँ पे टोल नहीं है, तो स्पेशल कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके दोस्तों पासपोर्ट कहाँ पे कैरी करके जा सकते हैं। तो दोस्तों पासपोर्ट आपको हमेशा कैरी करके नहीं जाना है, आपको बस होटल चेक इन के टाइम ही ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको ऑलमोस्ट हर होटल में लॉकर मिलेगा, वो लॉकर में आप रख सकते हैं या ड्रॉयर वगैरह में रख सकते हैं। आपके होटल में ही रख के जाइए, क्योंकि अगर पासपोर्ट खो गया तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो पासपोर्ट का एक जेरॉक्स आपके साथ हमेशा रखिएगा, फ़ोटो कॉपी रखिएगा मोबाइल पे, लेकिन जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो हमेशा कैरी करके मत जाइएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सुनने को आया है कि बहुत सारे लूट वगैरह भी होता है। तो अगर आप बैग वगैरह लूट हो जाता है तो पासपोर्ट उसके अंदर है तो आप दिक्कत फेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता ऑलमोस्ट 99%, लेकिन वो सेफ साइड के लिए आपको नहीं लेके जाना है ओरिजिनल पासपोर्ट हमेशा, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं। अगर आप सिम कार्ड ले रहे हैं तो आपको लेके जाना है, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। बिना सिम कार्ड पे आपको सिम कार्ड नहीं ले रहे हैं, होटल स्टे नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग टूर के लिए घूमने के लिए वो इस्तेमाल मत कीजिएगा, ओरिजिनल वाला लेके मत जाइएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ सिम कार्ड कौन सा लेना है। सिम कार्ड दोस्तों टेलीकॉम सेल इस तरह से बहुत सारे उनके ब्रांड्स है, आप अवॉइड कीजिएगा कि एयरपोर्ट से मत लीजिएगा। एयरपोर्ट में काफ़ी प्राइस ज़्यादा रहता है, जो कि मैं बता देता हूँ। मैंने 1200 या 1300 रुपीज़ में लिया था, इंडियन रुपीज़ में लिया था, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बोला लिया था, जो कि मैं लोकल एक मॉल से लिया था। वो मुझे ऑलमोस्ट 25 GB का इंटरनेट दिया था। सेम प्राइस में दोस्तों एयरपोर्ट में मुझे 18 GB का मिल रहा था, तो थोड़ा सा कम मुझे मिल रहा था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मार्केट से ले। अगर आपको इंटरनेट तुरंत ही चाहिए तो 5-6 GB आप अगर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो एयरपोर्ट से भी आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप क्लूक वगैरह से भी बुक कर सकते हैं। आपके होटल में भी डिलीवर हो जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे भी डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार वो चेक कर लीजिए कि क्या आप सिम कार्ड किस तरह से ले सकते हैं। तो बेस्ट डील के लिए मैं सजेस्ट करूँगा लोकल मार्केट से ले।
करेंसी क्या चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। करेंसी दोस्तों उनका IDR चलता है, इंडोनेशियन रुपया, जो कि लाखों आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आप 10,000 भी लेके जाएंगे, वहाँ पे आप लखपति बन जाएंगे। तो इस तरह से सीन रहता है। तो आपको कैलकुलेशन करके रहना है कि उनका मान लीजिए कोई 1 लाख चार्ज कर रहा है, इसका नहीं है कि इंडियन रुपीज़ में 1 लाख होता है, इंडियन रुपीज़ में 550 रुपीज़ समथिंग होता है, वो आप एक बार चेक कर लेना। तो करेंसी आपको ऑलमोस्ट $200 to $300 लेके जाना है 7 to 8 डेज़ अगर आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो कि आप इंटरनेशनल स्वाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़्यादा कैरी करके कैश जाइएगा। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आप $200-300 ही लेके जा सकते हैं। एंड एक साथ सारे करेंसी को कन्वर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आने के टाइम अगर आप IDR लेके आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको सही डील नहीं मिलेगा इंडिया में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो प्राइस है वो कम से कम आप कन्वर्ट करें, जो आपका $100 ही कन्वर्ट करे। $100 ख़त्म हुआ फिर $100 जो कन्वर्ट करे, इस तरह से दोस्तों कन्वर्ट कीजिएगा। IDR लेके मत आइएगा इंडिया, सही डील नहीं मिलेगा। डॉलर लेके ही आएगा इंडिया, वहाँ पे आप वापस आके सेल भी कर सकते हैं। जिस जगह पे हो सकता है आप आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। एंड इतना ज़्यादा भी चार्जेस नहीं रहता, 3% और मैक्सिमम 3% तक चार्जेस रहता है। लेकिन वो आप अगर कन्वर्ट भी करेंगे करेंसी उतना ही आ जाएगा, तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहाँ जिस जगह पे कार्ड एक्सेप्ट होता है वहाँ पे आप रख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक ज़रूर जानकारी देता हूँ कि आप कैश भी रख के जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे आपको कार्ड मिलेगा। कुछ कार्ड अगर आप स्वाइप करेंगे हर जगह पे बोलेंगे कि 2% एक्स्ट्रा, 2.5% एक्स्ट्रा आपको पे करना है। अगर आप कार्ड दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो आपको 3 लाख देना है, अगर आप कार्ड दे रहे हैं तो 3 लाख प्लस 2.5%, इस तरह से वो है कुछ शॉप्स में। तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके पास कैश है तो कैश दे सकते हैं, कार्ड है तो कार्ड दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से चलता है। कैलकुलेशन के लिए दोस्तों मैंने XC ऐप यूज़ किया था कन्वर्टर, जो कि काफ़ी सही ऐप मुझे लगा था। तो XC ऐप में इसलिए यूज़ किया था कि वो ऑफलाइन भी सपोर्ट कर लेता है। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप सुबह एक बार वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिए होटल में, या इंटरनेट कनेक्ट कर लिए, तो वो अपडेट कर लेता है प्राइस उस टाइम का, उस डेट का। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन भी उसे सर्च करते हैं, प्रीवियस अपडेटेड प्राइस शो करता है, तो इतना वेरी भी नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है, iOS 18 में अपडेट आ चुका है, आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों वीज़ा के लिए या इंडोनेशिया वाली विजिट के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको लेके जाना सेफ रहेगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जा रहे हैं, इतना दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, अगर आप एक्सीडेंट, ऐसा नहीं कि आप फेस करेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो मेडिकल कॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी इतना ज़्यादा कॉस्टली भी इंश्योरेंस मत लेके जाइएगा कि भाई 3-4 हज़ार में इंश्योरेंस में ही दे लिया, तो ऐसा नहीं लेके जाना है आपको। मैंने जो लेके गया था वो ICICI लम्बार्ड का लेके गया था, वो मुझे 1100 रुपीज़ का आया था 2% के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फूड गाइड। तो दोस्तों फूड डिफरेंट रहता है, इंटरनेशनल फूड एंड हमारा इंडियन फूड डिफरेंट रहता है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे दोस्तों बीफ वगैरह, पोर्क वगैरह हर जगह पे आपको मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं खाते हैं तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। आपको वो बोलना पड़ेगा कि इस पे पोर्क तो नहीं है, इस पे बीफ तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों के लिए कॉमन है, वो दे देंगे। अगर आप सैंडविच बोलेंगे वो बोलेंगे कि ये चीज़ें आपको वो समझ में नहीं आएगा, कुछ न्यू वर्ड्स सुनने को मिल जाएगा। आप हाँ बोल देंगे तो पोर्क दे देंगे, बीफ दे देंगे। तो वो सारे चीज़ दोस्तों आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है उनके साथ कि इस पे पोर्क तो नहीं है, इस पे बीफ तो नहीं है, इस पे चिकन है या फिश है। जो आप खाते हैं वो एग्जैक्टली बोलना है, जो आप नहीं खाते हैं वो भी बोलना है, मैं ये नहीं खाता, तो ये अगर है तो उसे हटाओ। ये दोस्तों क्लियरली बोलना है, कम्युनिकेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी होटल, कोई भी शॉप में आप खाना खा रहे हैं, जितना भी बड़ा होटल हो, छोटा होटल हो, आपको ये बोलना है कि इस पे क्या क्या है,
ठीक है। अगर आप चिप्स वगैरह भी ले रहे हो तो आपको पूछना है कि, क्योंकि चिप्स वगैरह अगर आप ऑनलाइन जो लोकल चिप्स वगैरह लेंगे वो भी आपको नॉनवेज टेस्ट देगा, वहाँ पे भी नॉनवेज का जो बीफ वगैरह का थोड़ा सा रहता है, ठीक है। वो आपको बोलना है कि इस पे ये प्योर वेज है कि इस पे भी नॉनवेज है, तो वो आपको बोलना पड़ता है। हर जगह पे आपको 90% वो मिल जाएगा, ठीक है। वो देख के आपको फूड चूज़ करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब दोस्तों टाइम जोन किस तरह से सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टाइम जोन भी मोबाइल में होता है, वो फीचर आप एनेबल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको मकासार बोल के एक टाइम जोन सेट करना है, क्योंकि 4 to 5 टाइम जोन्स वहाँ पे रहता है, वो आपको चूज़ कर लेना है। तो मकासार जो है वो ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता कि वो बाली का है कि नहीं, लेकिन वो मैंने कंपेयर किया था, जो बाली का लोकल टाइम है वो सेम ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि जो बाली का अगर मैं लोकल टाइम गूगल करूँगा वो कुछ देगा, अगर वो मैं सर्च करता हूँ मेरा मोबाइल में वो नहीं आता था। तो आप मकासार सर्च कीजिएगा, सारे मोबाइल्स में आ जाता है, वो आप सेट कर लीजिएगा। या फिर ऑनलाइन विल भी करके जा सकते हैं, अगर आप सिम एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे जाके मोबाइल ऑन करते हैं, वो लोकल टाइम ले लेगा, ठीक है। वो आप इनेबल करके जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सारे क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से आप पैसे सेव कर सकते हैं, एंड कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ आपको मस्ट करना है। ये सारी चीज़ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों टाइम आ गया है कि मैं मेरा आइटिनरी बता देता हूँ। जो मेरा 8 डेज़ का प्लान था दोस्तों, पहले दिन मैंने जो प्लान किया था वो मैं गया था, मैं साउथ बाली कुटा में स्टे किया था 5 नाइट्स। उस पर दोस्तों दिन जो होटल अराइव के बाद वो रिलैक्स किया था, लोकल मार्केट लोकल बीच वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था। सेकेंड डे से मेरा टूर जो स्टार्ट हुआ था वो मैं उल्लूवाटू एंड साउथ वाली का प्लान किया था, जो कि क्लूक से मैंने बुक किया था। थर्ड डे मैंने वाटर स्पोर्ट्स नुसा दुआ में बुक किया था, जो कि वो भी मैं क्लूक से बुक किया था पिकअप ड्रॉप के साथ। वो मैं फर्स्ट हाफ बुक किया था। सेकेंड हाफ में फिन्स बीच क्लब गया था, जो कि वर्ल्ड्स जो आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट बीच क्लब आप बोल सकते हैं। अटलास भी एक है, वो टॉप 3 रैंक करता है वर्ल्ड में, वो भी आप जा सकते हैं, पास ही है, आप देख लेना। फिन्स या अटलास या डिफरेंट क्लब आप जा सकते हैं। वो मैं फिन्स गया था, जो कि रिव्यू के वाइज मैं दूंगा तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद दोस्तों मैं जो 4th डे था वो मैं सनसेट क्रूज एक बुक किया था, जो कि बाउंटी के साथ गया था। Terima kasih, The Modern Dance. हो सके तो जाए ना हो। डिफरेंट क्रूज है, वो आप चूज़ कर लेना। आप कौन सा जो फॉरेनर्स वगैरह पार्टी करते हैं उस टाइप का क्रूज जाएंगे, या थोड़ा जो कल्चरल क्रूज है, वो ये बाउंटी क्रूज थोड़ा कल्चरल है, लेकिन काफ़ी सही था। जो 3-4 आवर्स का एक्टिविटी रहता है, तो वो मैं 4th डे सेकेंड हाफ बुक किया था सनसेट क्रूज। एंड जो फर्स्ट हाफ था वो मैं नॉर्मली स्पेंड किया था होटल में, एंड लोकल जगह एक्सप्लोर किया था, एंड शॉपिंग जो कृष्णा ओले पे टाइम स्पेंड किया था। और डे 5 दोस्तों मैंने नुसा पेनिटा आइलैंड टूर किया था, जो कि मेरा पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड था। मैं एक ही दिन में घूम के वापस इवनिंग को रिटर्न किया था।
डे 6 से वहाँ पे मैं बाली स्विंग वगैरह भी एक्टिविटी किया था, ठीक है। एंड डे 7 में मैं फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट किया था एंड थोड़ा नॉर्मली उबुड को एक्सप्लोर किया था स्कूटी रेंट लेके। एंड डे 8 मेरा डिपार्चर था 11 o'clock, जो कि मुझे उबुड में स्टे किया था, तो मुझे अर्ली होटल को छोड़ना पड़ा। मैं सुबह 7 o'clock होटल को बाय बोल के मेरा एयरपोर्ट की तरफ आ गया एंड मेरा जो जर्नी है वो वहाँ पे एंड हुआ। तो कुछ इस तरह से मैंने पर्सनली मेरा बाली का प्लान किया था। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग के साथ भी लिखा था किस टाइम पे मुझे क्या करना है। अगर आपको जानना है मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है। आप चाहे हमें ईमेल भी कर सकते हैं bignity.channel@gmail.com हमारा ईमेल आईडी। अगर दोस्तों आपको कुछ जानकारी अच्छा लगा है या मिस कर दिया है, आपको क्या जानना है एक्स्ट्रा, मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे पाऊँ। अगर दोस्तों मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस किया है, आप बताना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जो दोस्त आपका बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में दिए बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन पास करें हमारे हर न्यू वीडियो का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए आप लोगों के लिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुष्ठ रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी।